फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 3, जो कि है हमारा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। काफ़ी कुछ इस यूनिट के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो लास्ट पार्ट है इस यूनिट का। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पल्स एंड फ्रिक्शन, इन दो टॉपिक्स के बारे में। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें। ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सबसे पहले तो आता है कि ये इम्पल्स क्या होता है। देखिए, हमने इनर्शिया के बारे में जाना, हमने मोमेंटम के बारे में जाना। अलग अलग टर्म्स हैं, डेफिनेशन, ऐसा यूनिट, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे ही हम इम्पल्स के बारे में जानेंगे। इम्पल्स क्या होता है? सिंपली अगर हम बोले चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जब चेंज होता है, मोमेंटम हम पढ़ते हैं मास इंटू वॉल्यूम हम पढ़ते हैं मोमेंटम, है ना। अब यहां तक पहुंचने से पहले ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। जब एक बहुत बड़ी फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए किसी बॉडी के ऊपर लगती है ना, तो उस केस में ये जो बहुत बड़ी फोर्स होती है, इसका रिलेशनशिप विद टाइम इज नोन एज इम्पल्स। यहाँ पे देखिए, इफ अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े से टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स एक बॉडी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाती है, देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस लार्ज फोर्स इन टाइम, तो इस फोर्स और इस टाइम का जो प्रोडक्ट है इज नोन एज इम्पल्स। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ आपके डायरेक्शन को भी कंसीडर किया जाता है। इसका सिंबल है जे, मतलब हम जब लिखते हैं तो इसे हम जे की फॉर्म में लिखते हैं। एंड हियर जे इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, ऐसा यूनिट है इसका न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, लेकिन इस चीज को हमें थोड़ा सा डिराइव करना होगा। देखिए, मोमेंटम मैंने आपको बताया था मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पी। नाउ अगर हम बोल रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, मतलब मास में तो चेंज नहीं हो सकता, मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है आपका चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डेल्टा वी, वेलोसिटी क्या होती है? मैंने आपको क्या बताया था, एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज होती है दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। वैसे ही वेलोसिटी क्या होती है आपकी, है ना, एक्सीलरेशन इनटू टाइम। यहां से वेलोसिटी क्या हो गया आपका, वेलोसिटी बन गया एक्सीलरेशन इनटू टाइम। अब डेल्टा चेंज इन टाइम, चेंज साथ में चलता रहेगा। ठीक है, एंड मास इनटू ए, एम इंटू ए इज फोर्स, यहाँ पे पुट कर दिया और ये आ गया आपका डेल्टा पी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ इंटू चेंज इन टाइम, जो कि हमारा जे के इक्वल है। तो यहाँ से आपका जो जे है दैट बिकम्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसलिए मैंने कहा दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब आप एक बात समझिए, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, कोई डेरिवेशन आपसे नहीं पूछता है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? इम्पल्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है, एंड इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। कैसे है भाई, कोई आपसे डेरिवेशन वहां पे डिराइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इतना आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने नोट्स में लिख लो, कभी मन किया तो देख लिया, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट कंप्लीटली। हाँ, अनटिल और अनलेस आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, वहां तो डेफिनेटली इससे भी डेप्थ में चाहिए होगा, है ना। डिपेंड करता है किस तरह के एग्जाम के लिए। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप किसी और चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है ना। अब ये जो इक्विवेलेंस है, हमने ये जो कहा दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इस इक्विवेलेंस को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी, है ना। एप्लीकेशंस की अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। पहला हमारा आ जाता है दैट व्हेन अ पर्सन फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर रेदर देन सैंड और कुशन फ्लोर। कुशन फ्लोर बोलो, कोई गद्दा है ना, या सैंड है, रेत है। अब आप खुद से सोचो, कोई इंसान एक ऐसी जगह पे गिर रहा है जहां पे सीमेंट पड़ा हुआ है, उसको ज्यादा चोट लगेगी। दूसरी साइड पे एक गद्दा रखा हुआ है, बहुत सारे गद्दे रखे हुए, गद्दे समझते हैं मैट्रेस या कुशन फ्लोर है या रेत है, तो उस पे गिर के उसको कम लगेगी चोट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इम्पल्स की वजह से। चलिए, इम्पल्स मैंने आपको बताया क्या है, फोर्स इनटू टाइम। क्या हमने यही बात की थी? चलिए, अब यहां से वापस आप यहाँ पे आओ। हमने टेबल्स देखे हैं, 18, 2 9s are 18, 3 6 are 18, ऐसे करके। अब दो एग्जांपल्स हैं, एक मैं समझा दूंगी, दूसरा फिर आप समझ जाएंगे। अब होता क्या है, आपके पास होती है यहाँ पे दो चीजें। अगर ये यहाँ पे 9 बड़ा है, 2 छोटा है। अब अगर हम 9 को छोटा कर दें, यहाँ से 9 को 6 बना दें, तो 2 डेफिनेटली बढ़ रहा है। अब है तो 2 9s are 18 है, 3 6 भी 18 आते हैं, है ना। या फिर आप ऐसे देख लो कि आपका 12 है ना, 1 इंटू 11 भी 12 है, आपका 2 इंटू 10 भी 12 है, आपका 3 इंटू 9 है ना,
ये भी 12 है। अब अगर यहाँ पे ये चीज घट रही है ना, आपकी 11 से 10 हुई, 10 से 9 हुई, तो ये वाली चीज आपकी इंक्रीज हो रही है ना। अब इसको कांस्टेंट रखने के लिए हमें यहाँ पे कम ज्यादा करना पड़ता है। एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, ताकि ये चीज आपकी वही मेंटेन रहे। ये चीज ठीक है। अब हम वापस आते हैं सीमेंट वाले फ्लोर पे। हमारा इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अगर यहाँ पे टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। क्या ऐसा होगा? अगर टाइम आपका इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, क्योंकि इंपल्स को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, है ना। अब जब सीमेंट के फ्लोर पे कोई पर्सन गिरता है, ठीक है, तो वो एकदम से टकराएगा सीमेंट के फ्लोर से, जिसकी वजह से टाइम कम लगेगा। और अब जब टाइम कम लगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी। फोर्स ज्यादा लगेगी मतलब पर्सन को चोट ज्यादा लगेगी। दूसरी साइड हम देखें, मैट्रेस रखा है, गद्दा रखा है, कुशन फ्लोर है या रेत है। उस केस में जैसे ही पर्सन गिरेगा वो पहले थोड़ा सा उछलेगा ऊपर को, है ना, थोड़ा सा बाउंस होगा। अब बाउंस होगा मतलब टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, उसको चोट लगने के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना। अब क्योंकि टाइम इंटरवल इंक्रीज हो गया तो फोर्स डेफिनेटली डिक्रीज हो गई, मतलब इस केस में उसको चोट कम लगेगी। आई होप आपको फंडा समझ में आया है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बाकी के दो भी सेम इसी चीज पे फॉलो करते हैं। जैसे कि पहला हमारा है दैट ग्लासवेयर्स आर रैप्ड इन पेपर और थर्मोकोल। ग्लासवेयर्स यानी जो शीशे के बर्तन हैं, कांच के बर्तन होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, तो उनको सिरामिक्स के होते हैं, सबको ही हम क्या करते हैं, या तो मोटा सा कागज होता है उसमें रैप करते हैं, या फिर आप देखेंगे ना, आप कभी कप लेने जाएंगे, टी सेट, डिनर सेट लेने जाएंगे, वो थर्मोकोल में पैक्ड होता है। क्यों थर्मोकोल में क्यों पैक्ड होता है? क्या थर्मोकोल बचा पाएगा उनको टूटने से? अगेन इंपल्स यहाँ पे काम आती है। एफ इंटू टी होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। अब थर्मोकोल के अंदर से आप देखो, कभी ऐसे कप सेट लोगे ना टी कप्स के, तो इस तरह से बने होते हैं, यहाँ पे रखे होते हैं आपके ग्लास, और बाकी होता है थर्मोकोल। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो टकराएंगे भी ना एक दूसरे से, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो, कार में हो, वो टकरा जाते हैं, ये टकराते हैं, तो बीच में थर्मोकोल है, जिसकी वजह से इनके टकराने का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है ना। अगर सीधे आप दो ग्लास को लिफाफे में डाल दो, वो टकराएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन थर्मोकोल वाले नहीं टूटेंगे। बीच में थर्मोकोल है, उनको टाइम लगेगा टकराने में। जब टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, है ना, तो वो नहीं टूटेंगे, राइट। थर्ड आ जाता है द व्हीकल्स। जैसे व्हीकल्स होते हैं आपके, स्कूटर है, कार है, बस है, ट्रक है, इनमें शॉकर्स होते हैं। शॉकर्स होते हैं ताकि कोई भी झटका अगर लगे, कोई गड्ढा आ रहा है, बीच में झटका लग रहा है, तो एकदम से आपके हाथों पे जर्क आएगा, चोट लग सकती है। तो शॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि टाइम इंटरवल इंक्रीज कर दें और फोर्स डिक्रीज कर दें, जिसकी वजह से चोट कम लगे या ना के बराबर लगे। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको, समझ आना चाहिए। नहीं समझ में आया है फिर से वीडियो देखिए मैंने क्या कहा है। फिर भी समझ नहीं आता तो चुपचाप याद कर ले, ये सीमेंटेड फ्लोर वाला कंसेप्ट है, और कांच के बर्तनों को थर्मोकोल या पेपर में रैप करते हैं, एंड शॉकर्स प्रोवाइड किए गए हैं व्हीकल्स में। दीज आर द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ इंपल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। इंपल्स हो गया पढ़ के कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है कि फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अच्छा है, बुरा है, क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, कैसे हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चले। ये नोट्स आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे। ठीक है, इसी के साथ आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है कि फ्रिक्शन क्या होता है। फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ टू सर्फेसेज दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दो चीजें जब, या दो बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट्स, दो सर्फेसेज जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस टाइम पे एक फोर्स लगती है उन दोनों के बीच में, जो उनको रोकती है मूव करने से, है ना, उनकी मोशन, उनके बीच में मूवमेंट को रोकती है, एंड दैट काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। ठीक है, अब इट कैन अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स और मूव्स ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। अच्छा, वैसे तो हमने फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़ने हैं, वहां आपको समझ आ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन मेनली तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है ना, स्लिप कर रहा है या रोल कर रहा है, गोल गोल करके घूम रहा है। अब जैसे पेंसिल को मैंने यहाँ पे रख दिया, है ना, तो एक फोर्स है जो इन दोनों के बीच में मोशन को रोक रही है, अदरवाइज ये इधर 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 इस तरह से चलती है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस साइड को मोशन हो रही है, जिस साइड को मूवमेंट हो रही है, हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है आपका फ्रिक्शन। स्टडी ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइबोलॉजी बोलते हैं, एंड पिछले 2000 सालों से ये चीज एग्जिस्ट कर रही है ना, इसके ऊपर स्टडीज की जा रही है। अब बहुत डेप्थ में फ्रिक्शन में आप क्या ही पढ़ लोगे, है ना, यही आता है फ्रिक्शन में। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के टाइप्स। तो पहला है स्टैटिक, देन लिमिटिंग, देन काइनेटिक। काइनेटिक को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक समझते हैं रुका हुआ, काइनेटिक समझते हैं चलता हुआ। तो काइनेटिक
फ्रिक्शन का मतलब है कि जब कोई चीज मोशन में है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होती है दैट फ्रिक्शन इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। जब कोई चीज एट रेस्ट है, दो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग का क्या कंसेप्ट है वो बीच में आता है, ठीक है। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? फोर्स दैट प्रिवेंट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट व्हेन इट्स एट रेस्ट। एक ऐसी फोर्स जो रोकती है मूवमेंट दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब वो रेस्ट पे हैं। ये दोनों रेस्ट पे हैं तो इनके बीच में जो मूवमेंट रुकी हुई है ना, बिल्कुल रुकी हुई है इस टाइम पे, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही चलना स्टार्ट होगा उस टाइम पे जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा सुनो, दो ऑब्जेक्ट्स रुके हुए हैं, रेस्ट पे हैं, उस टाइम पे एक फ्रिक्शन लग रही है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के भी लिमिट है, कम ज्यादा 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 ज्यादा। तो जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो गई, तो उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां पे देखिए क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट, दैट इट इंक्रीजेस एज द अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस। जैसे ही फोर्स हम लगाएंगे है ना, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना भी तो स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जब तक ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचती। जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाती है उस केस में हम इसे स्टैटिक फ्रिक्शन ना बोल के लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब ऑब्जेक्ट्स की मोशन को रोकने की एक लास्ट नाकाम कोशिश, ठीक है। नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो ऑब्जेक्ट के मूव होने से पहले लगती है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने आपको ऐसे बता दिया, फ्रिक्शनल फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर विच इज ऑलरेडी इन मोशन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग माने कोई चीज रोल कर रही है ना, रोलिंग फ्रिक्शन होगी आपकी इस तरह से, जैसे ये रोल कर रही है, गोल 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 करते हुए जा रही है। स्लाइडिंग हो गई इस तरह से, जो स्लाइड कर रही है, सीसॉ होता है आपका, है ना। सो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगती है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेनेवर अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगती है दैट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है इन कंपैरिजन टू स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है देन रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब स्लाइडिंग ज्यादा होती है, याद रखना है। रोलिंग ऑटोमेटिकली कम हो गई, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए, इसी के साथ हमारा ये पेज होता है कंप्लीट। लेकिन नेक्स्ट पेज पे हमें ये जानना है कि फ्रिक्शन अच्छा है या बुरा, फ्रिक्शन के होने के क्या फायदे हैं, फ्रिक्शन के ना होने के क्या है ना, वो सब कुछ, प्लस कैसे हम फ्रिक्शन को रिमूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। आपको ये चीज बता दूं कि हमारा लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, इसी के साथ हमारा यूनिट हो जाएगा कंप्लीट। एक और चीज, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। जानलेवा चीज है, खतरनाक है, बट जरूरी भी है ना। नेसेसिटी क्यों है हमें फ्रिक्शन की? दो बॉडीज कभी भी एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करेंगी अगर फ्रिक्शन नहीं है, फिसल जाएंगी। व्हीकल्स जो होते हैं आपके कार है, स्कूटर है, ट्रक है, उनकी ब्रेक्स कभी वर्क नहीं करेगी अगर फ्रिक्शन जैसी कोई चीज ही एग्जिस्ट ना करे। वॉकिंग हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा फ्रिक्शन की ना होने से, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जैसे ही हम पैर रखते हैं जमीन पे, हमारा पैर स्लिप हो जाएगा और हम आगे मुंह के बल गिर जाएंगे। नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं, पेच वो होते हैं ना, छोटे छोटे पेच होते हैं, है ना, जो मशीन्स में लगे होते हैं, जिसकी वजह से मशीन पूरी कनेक्टेड होती है। नट्स एंड बोल्ट्स काम नहीं करेंगे अगर फ्रिक्शन ना हो। हम एक पेपर के ऊपर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, वो लिखना ही पॉसिबल नहीं होगा अगर फ्रिक्शन ना हो। तो आप समझ रहे हैं, ये तो कुछ थोड़े से एग्जांपल्स हैं फ्रिक्शन के, बहुत सारी ऐसी नेसेसिटी है हमें फ्रिक्शन की, ठीक है। अब बुरा क्यों है भाई फ्रिक्शन? वैसे तो हम तो बुरा ही इसको कंसीडर करते हैं। क्यों है बुरा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेज अगर होती हैं तो उसकी वजह से किसी भी मशीनरी में हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारी मशीनरी खराब हो जाती है। दूसरा ये है कि मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते रहते हैं बार बार, जिसकी वजह से वियर एंड टियर होता है, नुकसान होता है उस मशीनरी के पार्ट्स को, जिसकी वजह से पूरी मशीनरी खराब, ठीक है। तो बुरा क्यों है फ्रिक्शन? प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड वियर एंड टियर, जिसकी वजह से मशीनरी हो जाती है खराब, ठीक है। अब जब मशीनरी को इतना लॉस है तो रिसर्च करने वालों ने फ्रिक्शन को रिमूव करने के मेथड्स भी ढूंढ के रखे होंगे। सबसे पहला है पॉलिशिंग। सबसे सिंपल, जो सरफेस है उसको पॉलिश कर दो, स्मूथ बना दो, फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लुब्रिकेंट्स यूज करके, सिलाई मशीन चलाते हैं ना, कई बार खड़खड़ की आवाज करनी शुरू कर देती है, ढंग से नहीं चलती, तो क्या करती है हमारी मम्मी, उसमें तेल डालते हैं, है ना। सिलाई मशीन वाला तेल अलग होता है, अगर आपने देखा हो, ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं, बट मैंने देखा है वो तेल, है ना। वो आगे कुछ डालते हैं, फिर वो स्मूथ चलनी शुरू हो जाती है मशीन कुछ टाइम के लिए, फिर से बार बार डालना पड़ता है। क्यों?
वो लुब्रिकेंट है वहां पे, ठीक है। जिसमें अगर आप बड़ी बड़ी मशीनरीज की बात करें, तो मैंने छोटी सी सिलाई मशीन की बात की, अगर हम बड़ी बड़ी मशीनरीज की बात करें, ऑयल है, ग्रीस है, ये सब यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट, ताकि इरेगुलरिटीज जो है सरफेस की उन्हें रिमूव कर सकें, सरफेस को स्मूथ बना सकें, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस स्मूथ होता है, फ्रिक्शन हमेशा रिड्यूस होता है। बॉल बियरिंग की बात करें, बॉल बियरिंग हम यूज करते हैं ताकि वेयर एंड टियर जो है मशीनरीज में, या एनर्जी लॉस का जो फंडा है अगेंस्ट फ्रिक्शन, उसे रिड्यूस कर सके। बॉल बियरिंग क्या करता है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। इस तरह से कोई भी सर्कुलर चीज है उसके अंदर बहुत सारे बॉल्स लगा देंगे, इनको बॉल बियरिंग्स बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमने पढ़ा कि हमेशा ज्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से, तो अगर रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन कम हो जाएगी, है ना। तो रिड्यूस तो करनी है, आप मिनिमाइज तो कर ही नहीं सकते पूरी तरह से, लेकिन रिड्यूस कर पाए बहुत बड़े लेवल तक, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो कोई डेप्थ में नहीं पूछेगा, पॉलिशिंग, लुब्रिकेंट्स, बॉल बियरिंग, ये 3 ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी के साथ हमारा आज का कंटेंट हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।